भाई मनो, हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर प्रीतपाल सिंह कालरा, उप निदेशक एफपीओ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे कृषि उत्पादन संगठन एफपीओ गठन और कृषकों को फायदा। कालरा साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार साहब। और जैसा कि कालरा साहब हमारा आज का विषय है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि एफपीओ क्या होता है और इसका गठन कैसे होता है। जी, आज के युग में, आज के समय में कृषि में भारत में काफ़ी वृद्धि हो रही है और कृषि उत्पादकता में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। परंतु फिर भी ये देखा गया है कि हमारे किसान भाइयों को उनके उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। उनको समय पर जो इनपुट चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, वो भी समय पर, सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही स्थान पर नहीं मिल पाती है। जी। तो ये देखा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये सब जो उनकी दिक्कतें हैं कृषि में वो दूर हो सकें। तो एफपीओ की एक परिकल्पना की गई। एफपीओ मतलब कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यानी कि कृषक उत्पादक संगठन। जी। कृषक उत्पादक संगठन उसी तरीके से हैं जैसे हम कहते हैं ना कि अब आप देखें एक बड़े किसान और छोटे किसान में क्या फर्क होता है। जी। बड़ा किसान सभी जो भी चीज़ें उसको चाहिए इकट्ठी खरीदता है और जब उसका फसल तैयार हो जाती है तो उसको इकट्ठा कर कर और किसी एक बड़े ग्राहक को, किसी एक बड़े आड़तीये को, किसी एक बड़ी कंपनी को बेचता है। तो उसको दोनों तरीके से फायदा होता है कि वो इकट्ठा खरीदता है तो सही क्वालिटी सही दाम पर उसको मिल जाती है। जी। जब बेचने जाता है तो इकट्ठा बेचता है तो सही मूल्य ले लेता है। छोटा किसान की हमेशा हर चीज़ की ज़रूरत बहुत कम होती है। उसको खाद चाहिए तो 2 कट्टे चाहिए, 4 कट्टे चाहिए, बीज चाहिए तो 1-2 कट्टे चाहिए, दवाई चाहिए तो बहुत कम मात्रा में चाहिए। ऐसे ही जब वो बेचने को लिए जाता है तो उसकी 4 बोरी हुई है, किसी की 8 बोरी हुई है, ना वो उसको कम पैसे में ट्रांसपोर्ट करके मंडी तक ले जा पाता है, नहीं खरीदार उसके दरवाजे आता है, क्योंकि खरीदार इतने टुकड़ों में नहीं खरीदता, वो चाहता है कि एक जगह से मिल जाए। तो ये परिकल्पना की गई कि क्यों ना छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा कर कर और उनको बड़े किसान के एक बराबर स्तर पर ले आया जाए। जी। तो कृषक उत्पादक संगठन की परिकल्पना की गई, यानी कि संगठन में शक्ति है। जी। उन सबको, छोटों को इकट्ठा कर कर ऐसा कोई संगठन बना दो जिससे कि वो बड़े किसान या बड़ी कंपनी जैसी सारी सुविधाएं, सारे लाभ ले पाए। जी। तो ये होते हैं कृषक उत्पादक संगठन। तो ये तो बात हुई कृषक उत्पादन संगठन की। बात करें इसके लाभ की, तो क्या लाभ है इससे? जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि पहला लाभ तो यही है कि उसको वही लाभ मिल सकते हैं जो एक बड़े किसान, बड़े व्यापारी को मिलते हैं। जी। अब कृषक उत्पादक संगठन 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। एक जो आप किसान भाई हम सब परिचित हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, या एक नई होती है कृषक उत्पादक कंपनी। जी। कृषक उत्पादक संगठन 2 रूप से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, एक सहकारी समिति, एक कृषक उत्पादक कंपनी। जी। सहकारी समिति राजस्थान सहकारिता नियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। कृषक उत्पादक कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। जी। इसकी परिकल्पना यूं पड़ी गई कि ये देखा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की कुछ कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए कि वो रहे भी एक सहकारिता के सिद्धांत पर और उसकी जो गवर्नेंस है, उसका जो काम है, वो जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है उस तरीके से हो पाए। तो एक वाई अलग साहब की कमेटी बनी और उन्होंने ये कंपनी एक्ट में सुधार करवाया कि हमारी जो संगठन है कृषक उत्पादक संगठन, वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होकर और एक कंपनी की भांति काम कर सकें और उसमें सभी मूलभूत बातें वही रहें जो एक सहकारिता सिद्धांत की रहती हैं। जी। तो मतलब दोहरा लाभ मिले, सहकारिता का लाभ मिले और कंपनी एक्ट के भी फायदे मिले। इससे क्या होगा कि किसान एकजुट होकर, इकट्ठा होकर, जैसे अगर आपको एक कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऐसे कोई भी 10 उत्पादक मिलकर अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में या उसकी वेबसाइट पर, आजकल हर काम वेबसाइट पर होता है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी सुविधाएं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उस पर रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको सहकारिता में कराना है तो सहकारिता विभाग के साथ, जो उनके रजिस्ट्रार हैं उनके साथ अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे
और नुकसान तो कोई बहुत ज़्यादा दोनों में है नहीं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ये देखना होता है कि हम कैसा काम करने जा रहे हैं, हमें कैसी काम की ज़रूरत है, तो उस तरीके से हम सहकारिता में या कृषक उत्पादक संगठन का कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि आप जब भी कोई उत्पाद खरीदने, कृषि इनपुट खरीदने जाते हैं, तो आप एक किसान के लिए सामान लेने नहीं जा रहे। आपके यहाँ जितने भी उस सदस्य हैं जी। उनके लिए इकट्ठा सामान, 300 सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, 1000 सदस्य हैं, उनके लिए इकट्ठा खाद, बीज, दवाइयाँ खरीदने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, सस्ती दरों पर किसानों को अच्छी गुणवत्ता का माल सही समय पर उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे ही जब आप बेचने जा रहे हैं तो आप किसी बड़ी कंपनी से, किसी बड़े प्रोसेसर से, किसी बड़ी मंडी से बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रमुख उत्पाद, हमारे राजस्थान राज्य में बहुत अच्छी स्पाइसेस होती हैं, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बारले का उत्पादन होता है, बहुत अच्छे कई फल उत्पादित होते हैं। तो हम इकट्ठे किसी से बात कर सकते हैं, किसी भी कंपनी से, कि हमारे 1500 किसानों के पास इस उत्पाद का इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो हम आपको इकट्ठी दे सकते हैं। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बचेगी, उसके साथ ही आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी को भी एक अच्छी क्वांटिटी में एक अच्छा माल एक जगह से मिल रहा है जी। तो ये एक बहुत बड़े फायदे जो एक बड़ा किसान लेता है, वो ये संगठन बनाकर किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। जी, एफपीओ के फायदों की हमने बात करी, एक साधारण कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एफपीओ में क्या फ़र्क होता है ये भी हमने जाना। लेकिन अब बात करें कि किसान भाई बहन क्या क्या काम इससे कर सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। एफपीओ चाहे वो सोसाइटी में बने चाहे कंपनी एक्ट में बने, उस पर 2-3 तरीके के काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 10 लोग मिलकर कंपनी एक्ट में या 15 लोग मिलकर सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आप सबसे पहले अपने कृषि इनपुट की एक दुकान चालू कर सकते हैं। आप अपनी डायरेक्ट डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें खाद, बीज और दवाइयों की, और अपनी उस दुकान पर, जो कि आपके बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में ही हो, और वहाँ पर इनका अपने किसान भाइयों को, जो आपके सदस्य हैं या अन्य किसान जो इससे आपसे सामान लेना चाहते हैं, उनको इसका बेचान शुरू कर सकते हैं। वो उससे क्या होगा कि किसानों को सही माल कम दर पे मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली जी। और कम उसमें कुछ आप अपना कंपनी अपना मार्जिन रखकर और किसानों को उपलब्ध करा सकती है। जो लाभ आपको साल में होगा उस व्यापार से, वो भी आप डिविडेंड के रूप में अपने किसानों को वापस वितरित कर सकते हैं, कुछ अपने पास रिजर्व रखकर आगे के बिजनेस एक्सपांशन के लिए। उसके बाद आप दूसरा काम शुरू कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो भी उत्पाद होता है, यदि गेहूं होती है, दाल होती है, कोई सब्जी होती है, कोई फल होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके, जब भी वो उत्पाद आता है तो एक जगह इकट्ठा कर और उसको किसी भी मंडी से या व्यापारी से बात कर एक साथ बेच सकते हैं। उससे किसान भाइयों की ये दिक्कत दूर हो गई कि जो छोटे किसान भाई हैं, उनके पास खरीदार उनके दरवाजे तक, उनके खेत तक नहीं आ पाता। तो एफपीओ ये काम कर ले कि उन उत्पादों को अपने स्तर पर या तो एकत्रित कर ले या उसकी सूचना कर ले कि किस किसान भाई के पास कितना उत्पाद उपलब्ध है, और किसी भी एक बड़ी कंपनी से सही दरों पर बात कर उनका बेचान प्रारंभ कर दे, जिससे कि किसानों को उसका सही मूल्य प्राप्त हो सके। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बाजार की डिमांड ये है कि बाजार को या बड़ी कंपनियों को या बड़े प्रोसेसर को भी माल ग्रेडिंग करके चाहिए कि वो ए ग्रेड का है कि बी ग्रेड का है, बड़ा है, छोटा है। क्योंकि देखिए, अब आप मान लो कि अनार को ही ले लें हम जी। अगर बड़ा अच्छा अनार है, लाल अनार है, तो उसकी मांग होती है स्थानीय बाजार में, जो हमारा कंज्यूमर है, जो डायरेक्ट उसको खाता है, उसमें। अगर उसका कोई उत्पाद बनना है, उसका कोई जूस निकलना है या कोई और उत्पाद बनना है, तो हमारा बी ग्रेड का अनार भी काफी अच्छी दर में बिक जाता है जी। तो आप किसान एफपीओ ये काम करे, किसानों से वो ले ले उत्पाद, अपने यहाँ पर ग्रेडिंग का कार्य करे। चाहे दालें हैं, चाहे गेहूं हैं, ये हर ग्रेडिंग का माल अलग अलग जगह से बिकता है जी। अगर डायरेक्ट उसको कंज्यूमर लेता है तो वो अच्छी ग्रेड का माल लेना चाहता है, अगर कोई मिल वाला लेता है तो वो बी ग्रेड से भी काम चला लेता है, क्योंकि क्वालिटी वही है लेकिन दिखने में कई बार उत्पाद में फर्क आ जाता है। तो एफपीओ ये कार्य करे कि अपने यहाँ क्लीनिंग, ग्रेडिंग का कार्य कर ले, पैकिंग का काम भी शुरू कर सकती है, और वो जब ग्रेडिंग कर अलग अलग दरों पर किसान भाइयों से लेकर ग्रेडिंग कर अलग अलग दरों पर अच्छे प्रोसेसर्स को, कंज्यूमर मार्केट में बेचने वालों को पैकिंग कर या बिना पैकिंग के भी उपलब्ध करा दे, तो उसको अच्छी दरें मिल जाएंगी। उस अनुपात में वो किसानों को भी
ये प्रिवेंट कर दे। ये हुआ तीसरे स्तर का काम। चौथे स्तर का काम, जब एफपीओ बड़ी हो जाती हैं और देश में ऐसी एफपीओ अब काफी संख्या में काम करने लग गई हैं कि वो वैल्यू एडिशन का ही काम शुरू कर दें। जैसे अगर गेहूं पैदा होती है तो हमें पता है कि गेहूं के दर में और आटे की बेचान दर में बहुत फर्क है जी। आटा करीब आजकल 40-50 रुपए का आटा किलो का मिलता है, जबकि वही गेहूं 19-20 रुपए की हमारी बिकती है। तो अगर एफपीओ एक अच्छी संख्या में उसके पास किसान है और एक अच्छी संख्या में उत्पाद उसको मिल रहा है, तो उसके वैल्यू एडिशन का काम, चाहे वो दाल मिल लगानी हो, चाहे आटा मिल लगानी हो, चाहे उसका टमाटर का कोई केचप बनाना है वो यूनिट लगानी हो, जो कि बहुत महंगी भी नहीं आती, और राज्य सरकार, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें भी उपलब्ध हैं उसको लगाने के लिए, तो वो वैल्यू एडिशन का काम कर दे और उसको या तो किसी इंडस्ट्री को डायरेक्ट आटा बना के, दाल बना के बेच दे, या कल को और अच्छा काम करने लगे तो अपना ब्रांड बना के भी डायरेक्ट बाजार में मार्केटिंग कर सकती है। तो जो वो कहा जा रहा है ना कि किसान की आय को, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि दुगना किया जाए, और हम सब जान रहे हैं कि किसान को अगर किसी से स्ट्रेस से बाहर निकालना है तो उनके उत्पाद का उनको सही मूल्य मिले। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये संगठन जो एफपीओ बनाए जा रहे हैं वो वैल्यू एडिशन में काम शुरू कर दें और अपनी ब्रांडिंग कर और ऑर्गेनिक का जमाना है, किसान भाई जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती हो रही है, और अपना ब्रांड लगाकर सीधे बाजार में बेचे, तो मेरा ये मानना है कि उसकी इनकम 15 से 20% तक बढ़ सकती है जी। इस तरीके से एफपीओ अच्छा काम कर सकती है। राज्य सरकार की योजनाओं की अभी आपने बात करी, भारत सरकार की योजनाओं की अभी आपने बात करी, जानना चाहेंगे क्या एफपीओ बनाने के लिए और एफपीओ के माध्यम से किसान भाई बहनों का व्यवसाय लगातार जारी रखने के लिए कोई योजनाएं हैं जिनका उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं? जी हाँ, आजकल चाहे राजस्थान सरकार हो और भारत सरकार, दोनों ने ही एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काफी सारी योजनाएं चला रखी हैं जी। भारत सरकार द्वारा ही पिछले 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ही 10,000 एफपीओ गठन की स्कीम लॉन्च की गई है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें पूरे देश में 10,000 एफपीओ का गठन करना है। हमारे राज्य में भी उसके अंतर्गत गठन हो रहा है और सभी राज्यों को उसमें अपने अपने टारगेट अलोकेट किए गए हैं। इसमें कई संस्थाओं के द्वारा, एक नाबार्ड भी कर रहा है, नेफेड कर रहा है, एनसीडीसी कर रही है, भारत सरकार की एसएफएससी कर रही है। ये एफपीओ का गठन राज्य के डिफरेंट ब्लॉक्स में किया जा रहा है। अच्छा। एक और स्कीम है जो वो उसको भी इसके साथ ही जोड़ा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद। अच्छा। उसके अंतर्गत भी हम एक जिले में एक उत्पाद प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, पर ये सभी काम एफपीओ के थ्रू ही किया जा रहा है। तो उसमें ये सभी संस्थाएं जिनके अभी मैंने नाम बताए, वो किसानों को संगठित कर डिफरेंट एनजीओज के माध्यम से, डिफरेंट सीबीबीओज के माध्यम से एफपीओ गठन का कार्य करा रही है। इसका संपूर्ण खर्चा भारत सरकार वहन कर रही है, गठन का, किसानों की ट्रेनिंग का, उनको आगे बिजनेस चलाने का, फिर उनको 2-3 साल तक उनकी मेंटरिंग करने का, ये सब भारत सरकार की 10,000 एफपीओ गठन के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य में इस सब कामों के लिए, एफपीओ के संपूर्ण कार्यों के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को इसका नोडल एजेंसी, नोडल विभाग नामित किया गया है। उसके अंतर्गत ही एक एफपीओ शाखा गठित की गई है जिसमें मैं कार्य कर रहा हूं। इसके अलावा राज्य में पहले ही करीब 270 एफपीओ का गठन हो चुका है और हमने देखा कि वो कृषि व्यवसाय के विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं। कोई केवल इनपुट की शॉप चला रहा है, कोई थोड़ा एग्रीगेशन पे आ गया है, किसी ने थोड़ा वैल्यू एडिशन की तरफ भी प्रयास किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2020-21 में 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण हेतु भी घोषणा की गई है, जिसका क्रियान्वयन भी जल्दी ही शुरू कर दिया गया है। इसका प्लान अप्रूव हो गया और हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी, क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। उसके अंदर राज्य में 120 एफपीओ जो इस लेवल पर पहुंच गई हैं, जिनमें संभावना है कि वो आगे मार्केटिंग का कार्य कर सकें, हम उनमें संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, चाहे उनके स्टाफ से रिलेटेड हो वो, चाहे उनकी कार्य क्षमता संवर्धन का हो, उनकी ट्रेनिंग का हो, या बीओडी के कोई एक्सपोजर का उनको दिखाने का हो कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है। साथ ही उनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगानी हो, अगर कोई प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं तो उस पर भी अच्छी सब्सिडी अवेलेबल होगी। और उसके साथ ही जो वो उत्पाद बना लेंगे उनकी मार्केटिंग कैसी की जाए, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जाए, आजकल जमाना है कि उसका एक्सपोर्ट कैसे किया जाए,
क्योंकि एक्सपोर्ट में भी हमारे बहुत सारे उत्पाद राजस्थान के, चाहे वो स्पाइसेस के हों, चाहे फ्रूट के हों, चाहे अन्य उत्पाद हों, पशुपालन के काफ़ी उत्पाद हैं जो बहुत विदेशों में पॉपुलर हैं, बहुत विख्यात हैं। तो हम उनकी ब्रांडिंग कैसे कर सकें, उनकी मार्केटिंग कैसे कर सकें, उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे कर सकें, उसमें भी 120 FPO सुदृढ़ीकरण अंतर्गत वो भी राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा वो कार्य भी प्रारंभ किया गया है। अन्य योजनाएं भी हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यानिकी विभाग भी चला रहा है जिसमें FPO को प्रमोट करने का काम कर रहा है। राजीविका द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें FPO के संगठन और उसके प्रोत्साहन का कार्य किया जा रहा है। तो जहां भी किसान भाई हैं वो आप अपने पास की मंडी, कृषि उपज मंडी से, कृषि विभाग से संपर्क कर इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही हम अपने यहाँ कृषि विपणन बोर्ड में भी एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सलेंस चालू कर देंगे जिसमें किसान भाई राज्य में कहीं भी हमें बात कर सकते हैं और फिर इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हम उनके अपने निकटतम विभाग से उनको जोड़ देंगे, जिससे कि आगे की सारे कार्य वो उनके साथ मिलकर कर सकेंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमारे किसान भाई बहनों को रखना चाहिए FPO के गठन के समय? हाँ, ये बड़ी सही बात है, क्योंकि देखिए FPO बनती बहुत हैं पर उसमें सफल कुछ ही होती हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि गठन के टाइम ये ध्यान रखा जाए कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। ये किसी और उद्देश्य से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाई जा रही। ये इस उद्देश्य से बनाई जा रही है कि कृषि व्यवसाय किसान भाई एक सुनियोजित तरीके से करें और उसको एक उस तरीके से ले जाएं कि जैसे एक कंपनी ले जाती है। तो हम ये ध्यान रखें कि शुरू में ही वही किसान संगठित हों जिनको ये कृषि व्यवसाय करना है। ऐसा ना हो कि वो किसी और उद्देश्य के साथ आपके साथ जुड़ें। तो चयन के समय में आप ये पहली ध्यान ये रखें कि जो किसान हो, वास्तव में किसान हो, वो जुड़ें। उनमें भी वो किसान जुड़ें जिन्हें कृषि व्यवसाय में आगे करने की इच्छा हो और वो अपना समय और अपने उत्पाद FPO के थ्रू बेचान करने में इंटरेस्टेड हो, बेचान करने में इच्छुक हो। दूसरा ध्यान रखें कि कृषि उत्पादक कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें कम से कम 5 या अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। रोजमर्रा का कार्य वही करते हैं। तो वो वही सदस्य हों जो एक ईमानदारी की भावना के साथ में सभी किसानों को एकजुट होकर और आगे ले जाने के लिए कार्य करें। वो बहुत बड़े किसान ऐसे ना हो जिनका अपना ही व्यापार इतना बड़ा हो कि वो समय न दे पाए, अपनी दक्षता न दे पाए। तो एक दूसरा ध्यान रखने की बात यह। तीसरा, इस कंपनी को चलाने के लिए हमें एक प्रोफेशनल चाहिए होते हैं जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बिजनेस मैनेजर कहलाता है। आप हमेशा जो भी उत्पाद आपके इकट्ठा या जिसका बेचान आप करेंगे, जिस पे आप व्यवसाय करेंगे, उससे संबंधित ज्ञान वाला ही आप CEO अपने साथ रखें। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसकी ऑडिट कंप्लाइंसेज जो हैं, जो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी सख्त है और वो जरूरी भी है। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंपनियां बनती हैं, उसमें बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं और बाद में फिर उसके गलत परिणाम निकलते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इसको काफी स्ट्रिक्ट कर रखा है कि, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कर नहीं पाए। करना क्या, आपको टाइम पर ऑडिट करानी है। जब भी आपको BOD की मीटिंग करनी है उसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में देनी है। आप कोई बदलाव करते हैं अपने बोर्ड में उसकी सूचना देनी है और एनुअल जनरल मीटिंग आपकी टाइम पर करा के बैलेंस शीट आपकी सबमिट करनी है। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी, लेकिन करनी सब समय पर है। तो इसलिए वो CEO जब आप मुख्य कार्यकारी का चयन करें तो वो योग्यतापूर्ण हो तथा वो बोर्ड, जो आपका बोर्ड बना है, उसको सारी बातें बताकर समझाकर आगे के एक्शन करें और उसमें वो योग्यता हो, वो संभावनाएं हो कि इस व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाना है। हमारे यहाँ से ईसबगोल हमारे यहाँ इतना पैदा होता है, एक्सपोर्ट की इतनी सारी संभावनाएं हैं। जो किसान उसमें काम करना चाहते हैं तो CEO के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इस व्यवसाय को मैं आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि जुड़े वो किसान जो इच्छुक हों व्यापार करने के लिए, जो अपना उत्पाद FPO के थ्रू बेचना चाहें। दूसरा, लीडरशिप जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है वो ईमानदार हो, सजग हो और किसानों के हित में काम करे। तीसरा, आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ये नॉलेज हो कि इस स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस कैसे करनी है और इसको व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है। वो कोई स्नातक हो या बिजनेस मैनेजमेंट का व्यक्ति हो तो वो उचित रहेगा। काला साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे भाई बहनों को दे रहे हैं FPO के बारे में। चलते चलते कोई सलाह, कोई संदेश हमारे सभी श्रोताओं के लिए, हमारे सभी भाई बहनों के लिए आपकी तरफ से? देखिए, बहुत संभावनाएं हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, परंतु फिर भी सभी को ये लग रहा है कि कृषि में किसानों को वो आय नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। और कंज्यूमर को जबकि वो चीजें, देखिए आप ब्रेड इतनी महंगी है और सारे देश में बिस्किट ब्रेड बिकता है, पर पैदा करने वाला किसान वही गेहूं वाला किसान ही है।
अगर हम ब्रेड का रेट देखें और गेहूं का रेट देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारा मानना ये है कि पूरा नहीं तो किसान को उसका कुछ हक तो उस ब्रेड में से मिलना चाहिए, उस बिस्किट में से मिलना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब किसान भाई संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से खुद ही इकट्ठा कर बेचान करने का और वैल्यू एडिशन करने का काम करें, कुछ उत्पाद बनाएं और बेचें। और हम ये देख चुके हैं कि हमारे दूध के क्षेत्र में ये सफल प्रकरण है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज दूध इकट्ठा करके उसके उत्पाद बनाकर, पनीर बनाकर, आइसक्रीम बनाकर, छाछ बनाकर बेच रही हैं और एक अच्छा लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। और दूध का मूल्य अगर आप देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी उससे पहले और आज की डेट में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। ऐसे ही अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हमारे अन्य उत्पादों में भी हम वो सफलता ला सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि आप संगठित होकर और एफपीओ के माध्यम से ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो निकट भविष्य में ही आपकी आय काफी में आशातीत वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर प्रीतपाल सिंह कालरा, उप निदेशक एफपीओ राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाइयों बहनों को कृषि उत्पादन संगठन एफपीओ गठन और कृषकों को फायदा, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।